गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज की क्लास में हम आपके हिस्ट्री के चैप्टर 10 विद्रोही और राज के बारे में समझेंगे, जो कि भाग 3 के हैं। भाग 2 के जो हैं कि वो अभी तक नहीं स्टार्ट किए गए हैं, क्योंकि भाग 3 कंप्लीटेड कर लेंगे। इस भाग 3 से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद भाग 2 स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री के जो 3 बुक्स हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, तो भाग 3 का भी चल रहे हैं। 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, अभी 2 भाग 3 को हम देख रहे हैं। भाग 3 के चैप्टर 2 में देख रहे हैं विद्रोही और राज, जो आपका 10 चैप्टर है उसके बारे में। बेसिकली यहाँ पे 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति कैसे हुआ और 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुए हैं। उसके बाद देखेंगे कि 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे। उन्हीं सभी के बारे में इस क्लास में एकदम डिटेल से समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति तो एक छोटे छोटे टुकड़ों में होकर निकला था ना, कि अवध में हुआ, बरेली में हुआ, इस तरह से छोटे छोटे जगह में हुआ था। तो हम समझते हैं परिचय। पहला 1857 की क्रांति के परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। परिचय यानी इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो 1857 की क्रांति का उत्पन्न कहाँ से हुआ? तो आपको पता है कि क्रांति क्यों कहा जाता है? 1857 में ये जो घटना हुई उसे क्रांति क्यों कहा जाता है? क्रांति क्यों कहा गया? जैसे कि फ्रांस की क्रांति हुए, ये सारे क्रांति। तो ये हमारे भारत में 1857 की क्रांति का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ में बड़े बदलाव हो तो वही हमारा क्रांति होता है। जैसे कि बदलाव शिक्षा का क्षेत्र में बदलाव हो गया, क्रांति हो गया। आज अभी देखिएगा कि जो वर्तमान में खान सर जो हैं वो एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाए? क्रांति लाए। पहले उतने जो बिहार में है पढ़े लिखे नहीं होते थे, कि साक्षरता दर बिहार की सबसे कम थी, लेकिन खान सर ने वहाँ बिहार पटना में रह करके एक तरह से शिक्षा के स्तर को ऊंचा कर रहे हैं, यानी कि बदलाव कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से क्रांति हो रही थी। तो 1857 में जो घटना हुई थी उसे हम क्रांति क्यों कहे? क्योंकि इसके पहले जो भारत का जो शासन व्यवस्था था वो आपको पता है बीईसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। लेकिन 1857 में जब क्रांति हुई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से के पास जो शासन व्यवस्था थी, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था थी, वह डायरेक्ट अब किसके हाथों में चल गई थी? इंग्लैंड 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 के राजा के हाथों में। इंग्लैंड के राजा के हाथों में चल गई थी, या तो रानी के हाथों में यह व्यवस्था चल गई थी। प्रशासनिक व्यवस्था से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर से कहाँ इंग्लैंड के हाथों में चल गया, तो उसी को हम क्या कह दिए? क्रांति कह दिए। मान के चलिए भारत में जितने भी शासन व्यवस्था होते थे, नियम कानून बनाए जाते थे, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए जाते थे। लेकिन जैसे ही 1857 में क्रांति हुआ तो अब जो भारत के नियम कानून जो व्यवस्था है वह इंग्लैंड के द्वारा बनाए जाने लगे। हमारा जो कानून 1857 के बाद इंग्लैंड से बन करके आता था और भारत में लागू किए जाते थे, जिन्हें हम चार्टर एक्ट भी कहते हैं। एक होता है भारत शासन अधिनियम और एक होता है चार्टर एक्ट। इसी के लिए 1873, 1872, 1873 के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन सा एक्ट कहता है? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट एक आपको पढ़ना है, चार्टर चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट। तो इसी को हम क्या कहें? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट व्यवस्था वह व्यवस्था थी जो कि हमारे देश में नियम कानून लागू करने हैं तो वह ब्रिटेन में बनेंगे नियम कानून और हमारे देश में लागू होंगे। इसी के लिए यह क्रांति भी, और उसी को हम चार्टर व्यवस्था कहते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ से लेकर के किसके हाथों में चल गए? इंग्लैंड के हाथों में चल गए। अब हमारे जो देश के कानून, नियम कानून जो 1857 के बाद जो बन रहे थे वह इंग्लैंड से बन के आ रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नहीं। इसी के लिए हम 1857 के जो क्रांति को 1857 की क्रांति कहते हैं। लेकिन यह 1857 की क्रांति में हुआ तो हुआ क्या, आप इसको समझना है कि परिचय हम देखते हैं कि कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये सब। तो आपको पता होगा कि 1857 की जो क्रांति थी वो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक बहुत ही बड़ा घटना थी, जिसमें भारतीयों ने हर एक जगह से विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था, हर एक जगह से विद्रोह कर दिए थे। भारत के जितने भी लोग थे वह अंग्रेज से बहुत तरह से तंग आ चुके थे कि अंग्रेज के क्रूर शासन व्यवस्था, अत्याचार, शोषण, महिलाओं पर, बच्चे, बूढ़े, इन सभी चीज़ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा शोषण कर रखे थे, बहुत सारा अत्याचार कर रहे थे, जिससे कि भारत के लोगों ने एक तरह से उनसे क्या हो चुके थे? एक तरह से प्रताड़ित हो चुके थे और उस तरह से ऊब चुके थे। जिसलिए उन्होंने क्या किया? 1857 में एक बहुत ही बड़ा
अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा संयंत्र और एक तरह से आक्रमण किया, उसे ही हम क्या 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। और यह 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई वह अलग अलग जगहों से हुई। अलग अलग जगहों में अलग अलग नेताओं ने इस क्रांति का नेतृत्व या तो लीडरशिप किया। हर एक जगह में अलग अलग नेताओं ने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। जैसे कि आपके हो गए अवध हो गया, अवध हो गया, अवध हो गया, मेरठ हो गए, आपके मेरठ हो गए, लखनऊ हो गए, लखनऊ हो गए, लखनऊ हो गए, लखनऊ हो गए, कानपुर हो गया, कानपुर हो गए, कानपुर हो गए, झांसी हो गए, झांसी। ऐसे ये ऐसे प्रमुख स्थान हैं। बरेली हो गए, बरेली हो गए। ये ऐसे प्रमुख स्थान हैं जहाँ पे से 1857 की क्रांति एक तरह से अपने रौद्र रूप में था। यहीं से सबसे पहले यहाँ के सारे जो क्रांतिकारी नेताओं थे तो यहीं से उन्होंने लीडरशिप की। और ये सारे जो हैं उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये सारा जगह, और उत्तर प्रदेश से ही 1857 की क्रांति का स्टार्ट किया गया था। बिहार से भी हुआ था, हर एक जगहों से हुआ था। और इन्होंने अलग अलग चीज़ों, अलग अलग कारणों के लिए 1857 की क्रांति इन इन जगहों में किया था। जब भारत के लोगों ने कहा कि हम अंग्रेज की तरह छल और कपट से नहीं मारेंगे, कि वो लोगों की तरह 50 साल तक हम रणनीतियां या तो उनके चाल नहीं चलेंगे और वेट नहीं करेंगे, हमें वर्तमान समय में ही करना है। इसलिए यह 1857 की क्रांति है, जंग है, ऐलान कर दो। इसी के लिए जब 1857 की क्रांति भारत के जो विद्रोही जो सैनिक थे उन्होंने प्रारंभ किया, तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत करने के अंग्रेजों को सुना दिया। क्या करके? बिगुल बजा करके कहा कि अब हम 1857 की क्रांति में टूट चुके हैं, आपको हमारा जो क्रोध है वो संभालना होगा। इसी के लिए उन्होंने सबसे पहले बिगुल बजाए, गोला बारूद ये सबको फोड़ करके 1857 की क्रांति का शुरुआत कर देते हैं। जब 1857 की क्रांति का शुरुआत होता है तो अलग अलग जगहों में वो सबसे पहले सबसे प्रमुख था दिल्ली, दिल्ली था। सभी कोई दिल्ली की ओर भाग रहे थे। बहादुर शाह जाफर जो कि वहां के शासक हुआ करते थे 1857 में, अंतिम शासक, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय या तो बहादुर शाह जाफर कह सकते हैं। उन्हीं के पास हर एक जगह के क्रांतिकारी नेता जो थे वह इन्हीं के पास जाने लगे थे। दिल्ली, सब कोई दिल्ली आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि दिल्ली के जो बहादुर शाह जाफर थे उन्हें अपना नेतृत्वकर्ता चुनने आ रहे थे। इसी के लिए सभी ने जहां पर भी रिकॉर्ड रूम, दफ्तर, सरकारी इमारतें, अंग्रेज के हो गए कारखाना जो है यहाँ पे हथियार गोला बारूद ये सब रखा जाता था, उन सभी जगहों पर हमारे भारतीय लोगों ने, भारतीय विद्रोहियों ने लूट करके तबाही तबाही मचा दिया था। पूरा अंग्रेजी समाज या इंग्लिश साम्राज्य या तो अंग्रेजी सत्ता जो थी वह हिल चुकी थी। 1857 की क्रांति एक ऐसी घटना थी जो कि अंग्रेजों को हिला के रख दिया था। और इस क्रांति के कारण ही हमारे देश में बहुत सारे बदलाव हुए और बहुत सारे ऐसे चीज भी हुए जिससे कि हमें राहत मिली। हमें आज़ादी नहीं मिल पाई 1857 में इस क्रांति में, बट अंग्रेजों को यह सबक मिल गया कि भारत के लोगों में इतना दम है कि ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख सकते हैं। तो यह 1857 की क्रांति एक बहुत ही बड़ी घटना थी। और यह दिल्ली की ओर जाने लगे और सभी चीज़ों को एकदम तहस महस कर दिए, सरकारी इमारतें सभी चीज़ों को लूट लिए। तब एक अंग्रेज अधिकारी ने भारत की विद्रोहियों के लिए लिखा था कि इस विद्रोह के तहत जो अंग्रेजी जो सत्ता है वह ताश के पत्ते की तरह बिखर गया था। क्योंकि अंग्रेज अपना जान बचाना चाहते थे, अपनी संपत्ति बचाना चाहते थे, अपने घर परिवार को बचाने में लगे हुए थे। लेकिन ये 1857 की जो क्रांति थी वो भारत में एक तरह से विद्रोह की तरह से फैल चुका था। यही था हमारा 1857 की क्रांति का परिचय। शुरू से एंडिंग तक जानिएगा। इस क्रांति में हमें आज़ादी नहीं मिल पाई, लेकिन यह क्रांति ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। अब हम जानेंगे कि 1857 की क्रांति का अगला आगे डिटेल से समझेंगे। अलग अलग जगहों में अलग अलग नेताओं ने लिखा, तो हर एक जगह का जो है क्रांति अलग जगह से समझेंगे। बट यहाँ पे हम आपको एक तरह से परिचय बता दिए कि 1857 की क्रांति कैसे हुई, कहाँ से हुई, कैसे नहीं हुई, किस किस जगह में किन नेताओं ने नेतृत्व किया, इन सभी के बारे में, और कैसे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था 1857 की क्रांति में भारतीय विद्रोहियों ने। तो हम देखते हैं 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या कारण थे। सबसे पहले हम देखते हैं 1857 की क्रांति के कारण। क्रांति के मतलब आपको समझ आ गया, क्रांति के कारण।
तो आपको अगर जानना है तो 1857 की क्रांति के बारे में जानना है। 1857 से पहले भारत पर राज करने वाला एक कंपनी था जिसे बीईसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस क्रांति ने यह कंपनी ने इतना अत्याचार और शोषण किया कि 1857 में हमारे भारतीय विद्रोहियों ने एक तरह से इन सभी से उब करके उन्होंने विद्रोह कर दिया। और यह क्या क्या कारण थे इसके सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहला हमारा कारण आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण तो राजनीतिक कारण के अंतर्गत हम क्या क्या रखते हैं। राजनीतिक कारण के अंतर्गत सबसे पहला जो सबसे बड़ा और सबसे भयानक जो कारण है वह था राज्य हड़प नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। राजनीतिक कारण में क्या होगा, राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति किनके द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति को अपनाया। और यह राज्य हड़प नीति कैसे, क्या सारे राज्य को हड़प लिए जाते थे, नहीं। तो राज्य हड़प नीति का मतलब है कि यदि कोई राजा का मृत्यु हो गया और उनका बेटा या उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके साम्राज्य पर अंग्रेजों का शासन हो जाएगा। वही राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया। और सबसे पहला राज्य हड़प नीति के तहत अब हड़पने वाला जो साम्राज्य था या तो फिर जो शहर था वह था सतारा। सबसे पहले सतारा को ही हड़पा गया था राज्य हड़प नीति के तहत। राजनीतिक कारण में दूसरा कारण देखते हैं कि नाना साहब, जो कि कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब जो कि बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा उनके बेटा थे, जिसे धुंधु पंत के नाम से भी जाना जाता है। उनके जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई तो उनका पेंशन पर रोक लगा दिया गया। क्यों रोक लगा दिया गया, क्योंकि वो बाजीराव जो हैं उनके वास्तविक पुत्र नाना साहब नहीं थे, वह गोद लिए हुए पुत्र थे। इसलिए राज्य हड़प नीति क्या कहता है कि गोद लिए हुए बेटे को ना तो उनके साम्राज्य का एक हिस्सा दिया जाएगा, ना ही पेंशन दिया जाएगा। इसी के लिए बाजीराव द्वितीय के बेटे नाना साहब पर के जो पेंशन है उन पर रोक लगा दिया गया था। इसीलिए नाना साहब ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। ये था हमारे राजनीतिक कारण, नाना पेंशन पर रोक लगा दिए गए थी वो। दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा कारण है रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र। रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र ने भी क्या करने थे कि पुत्र नहीं थे तो वे क्या कहते, रानी लक्ष्मीबाई दत्तक पुत्र यानी कि गोद ले रहे थे। तो राज्य हड़प नीति के तहत वो सब तो करना है नहीं था, तो अंग्रेज इस पर रोक लगा दिए। तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी झांसी से विद्रोह कर दिया। यही थे राजनीतिक कारण। दूसरा हम सबसे बड़ा हम कारण देखने को मिलता है यहाँ पे, दूसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है भाई, हम जानेंगे कि आर्थिक कारण आपको पता होगा कि 1830 ईस्वी में 30 से लेकर के 40 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी। कहाँ पे, ब्रिटेन में। बहुत सारे उद्योग लगाए गए थे। अब जो ब्रिटेन है वह भारत से, कहाँ से, भारत से भारत से इंग्लैंड कच्चा माल को ले जाता था। कच्चा माल भारत से उठा करके इंग्लैंड ले जाते थे यहाँ के अंग्रेज, इंग्लैंड के अंग्रेज। और इंग्लैंड के उद्योगों में वही कच्चे माल से तरह तरह के क्या बनाए जाते थे, वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, तरह तरह के सामान बनाए जाते थे। और उसी सामान को वापस वो कहाँ पे ला करके, भारत में ला करके बेच देते थे सस्ते दामों पर, एकदम कम दामों पर, जिससे कि इंग्लैंड के सामान भारत में तो बिकने लगे। कोई भी चाहेगा कि सस्ता वस्तु मिले वहीं पे वो खरीद लेता है, जिससे कि इंग्लैंड के वस्तु भारत में तो बिकने लगे। बट यहाँ के जो भारतीय वस्तु थे, भारत के जो व्यापारी थे जो वस्तु बेचते थे, उनकी वस्तु में बिक्री में गिरावट आ गई। भारत की जो बिक्री है उसमें गिरावट आ गई और इंग्लैंड की जो बिक्री है उस बढ़ते ही चली गई। अब गिरावट क्यों आई, सबसे पहला कारण तो था कि सस्ता दामों में भारत में बेचा जा रहा था इंग्लैंड से वस्तु ला करके। और भारत में तो वैसे कोई भी उद्योग नहीं थे, जिससे कि व्यापारी तो एक तरह से दूसरा जगह से खरीदते और बेचते। प्लस एक तो सस्ता वस्तु इंग्लैंड से ला करके बेच रहे थे और ऊपर से ऊपर अंग्रेज जितने भी व्यापारी थे उन पर कर लगा दिए थे, यानी टैक्स लगा दिए थे ज़्यादा, जिससे कि वो टैक्स के कारण और वो वस्तु को महंगा करेंगे। सस्ता दामों में तो नहीं ना बेच सकते हैं कि वो अपना ही एक हानि होगा, तो उसको व्यापार करने का क्या मतलब। तो वो टैक्स लगाएंगे, तो टैक्स लगा के थोड़े 5-10 रुपये कमाने के लिए और ज़्यादा दाम बढ़ा देंगे।
तो इसलिए भारतीय वस्तु बिक नहीं रहे थे व्यापारियों के, ना तो भारत में ना ही बाहर। इसलिए क्या थे कि जितने भी व्यापारी थे वो भी 1857 की क्रांति में भाग लेने लगे। यही थे आर्थिक कारण। तीसरा जो कारण है आपका वो है हमारा सैनिक कारण। सैनिक कारण, सैनिक कारण हम कैसे कह सकते हैं भाई, कि मान के चलिए हमारे यहाँ के भी सेना और ब्रिटिश सेना को भी क्या किया जाता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना में रखते थे। ठीक है, कि हम लोग के सेना को भी, भारतीय सेना को भी और ब्रिटिश सेना को भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रखते थे, आपको ये बताएं। लेकिन हुआ क्या कि ब्रिटिश जो सेना थी उन्हें हर एक तरह के सुविधाएं दे रहे थे, उन्हें खाने पीने की हर एक चीज़ दिया जा रहा था, उन्हें पहनने के लिए कपड़े अच्छे तरीके से दिए जा रहे थे, उन्हें वेतन दिए जा रहे थे, उनसे किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा था। लेकिन हमारे जो भारत के नागरिक थे, समझिए, जो हमारे भारत के जो नागरिक थे उनसे विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार किए जा रहे थे, वेतन ढंग से नहीं दे रहे थे, खाने पीने के नहीं, उनसे भेदभाव किया जा रहा था। इसलिए सैनिकों ने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया। चौथा हम कहते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण। धार्मिक कारण कैसे हो गए भाई, ये समाज में हो रहा था इसलिए समाज। अब वो धार्मिक कारण, धार्मिक कारण के अंतर्गत हुआ क्या, ईसाई धर्म का प्रसार, ईसाई धर्म का प्रसार, धर्म का प्रसार, ईसाई धर्म का प्रसार तेजी से हो रहा था भारत में। जो इंग्लैंड के जो पोप और पादरी जो थे वो भारत में आए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, जिससे कि हमारे हिंदू या तो सनातन धर्म क्या हो गए थे, गिरने लगे थे। हमारे हिंदू और सनातन धर्म एक तरह से बहुत तरह से प्रभावित हो गए। अब यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहे हैं और हमारे धर्म को एक तरह से वो विरोध कर रहे हैं। कुछ जाए ना जाए, भारतीय लोगों के धर्म नहीं टूटना चाहिए, तो नहीं जाना चाहिए। इसलिए क्या हुआ कि भारत के सभी लोगों ने कहा कि हमारे धर्म नष्ट करने आए हैं, तो इन लोगों के विरुद्ध भी एक तरह से उचित संयंत्र रचा जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जितने भी सामाजिक और धार्मिक लोग भी थे वो लोग भी 1857 की क्रांति में भाग ले लिए। आपका पांचवा सबसे कारण और महत्वपूर्ण कारण होता है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण कैसा था, कोई भी क्रांति या कोई भी युद्ध होने का तत्कालिक सिचुएशन होते हैं। तत्काल में क्या हुए, इसी के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। आपके घर में भी अगर तत्काल में, बहुत पहले तो हुए थे क्या क्या अलग अलग कारण थे, लेकिन तत्काल में यदि कोई मामला उलझ जाती हैं तो लड़ने लगते हैं घर में। तो ऐसा क्या कारण थे जिसे हम तत्कालिक कारण के अंतर्गत रखते थे, तो सुनिए, एक कहानी है मंगल पांडे की। मंगल पांडे जो कि मेरठ में रहने वाले एक सैनिक, मेरठ के एक सैनिक थे। वह एक दिन जा रहे थे पानी लेकर के लोटा में, या तो फिर पूजा पाठ करने के लिए। तो एक नीच जाति ने उससे पानी पीने के लिए मांग दिया, परंतु उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। कहा कि आपको यदि मैं पानी दूंगा तो हमारा धर्म जो है वह नष्ट हो जाएगा, हम अछूत हो जाएंगे। तो वह नीच जाति ने मजाक से ही मंगल पांडे को कह दिया कि आप जो ब्रिटिश सेना में रह करके सुअर और चर्बी के मिलाए हुए जो इनफील्ड राइफल में जो कारतूस है उसका मुंह से दांत से खींच करके उसका जो ऊपर का जो खोखला है उसे निकाल रहे हैं, तो उस समय आपका धर्म नष्ट नहीं हुआ, ऐसे उन्होंने कहा। इससे मंगल पांडे बहुत तरह से खिसा गए। हुआ क्या कि तत्कालिक काम जो 1857 में बेस फील्ड राइफल के जगह में इनफील्ड राइफल का निर्माण किया जा रहा था। यही नीच जाति ने कह रहे थे कि इनफील्ड राइफल का निर्माण किया जा रहा था। इस इनफील्ड राइफल में सुअर और चर्बी, ऐसे ही गोली होते हैं आपके, एक तरह से आपके यहाँ पे गोली हो जाएंगे, रुकिए, आपके यहाँ पे तो एक तरह से यहाँ पे खोखला होता है कि नहीं, ऊपर से गोली की इधर खोखला होते हैं, यहाँ पे ऊपर खोखला होते हैं, ये निकला जाता है, और ये जो आगे का जो बूस्टर है वो आगे निकल जाता है। तो 1857 की क्रांति में क्या हुई थी कि इनफील्ड राइफल का निर्माण किया जा रहा था। इनफील्ड राइफल में जो था सुअर और जो गाय है उसके चर्बी को मिक्स करके ये इनफील्ड राइफल के जो एमओ होते हैं उसके ऊपर दिया जाता था, ताकि कोई भी सेना इसे आसानी से ये ऊपर के जो खोखला को खींच करके निकाल ले और गोली आगे बढ़ जाए। इसी के लिए दांत से खींच करके निकाल के आसानी से बढ़ जाए।
तो इस तरह से मंगल पांडे को पता चला कि इन्होंने सुअर और चर्बी को मिला है और हम डेली उसी को खींच रहे हैं अपने दांत से, और गाय हमारे के लिए सबसे प्रिय होती है, हिंदू धर्म के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय गाय होती है और सबसे ज़्यादा इन्हें पूजनीय माना जाता है। और सुअर जो है वह मुसलमान धर्म के लिए बहुत ही खराब माने जाते हैं, सुअर मुसलमान धर्म के लिए बहुत ही खराब माने जाते हैं। उन्हें अच्छा मान के चले कि सुअर का भी नाम नहीं लेते हैं मुस्लिम लोग, उन्होंने इसे खब्बिस कहते हैं सुअर को, इसी के लिए सुअर जो है मुसलमान धर्म के लिए बहुत ही खराब माना जाता था। अब यह हुआ हिंदू धर्म के लिए और यह मुसलमान धर्म के लिए, अब ये दोनों धर्मों ने भी यह युद्ध का कारण बना दिया था। तो इसके बारे में जब मंगल पांडे को पता चला तो वह सैनिक छैनी में जा कर के 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली से मार देते हैं या तलवार से काट देते हैं एक ही साथ। तो अब वहाँ के जितने भी अंग्रेजी सेना थे वह मंगल पांडे को उठा लिए, पकड़ लिए और कुछ दिनों के बाद उन्हें फांसी दे दिए। फांसी देने के बाद यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ होता है। 1857 की क्रांति, यह डेट आपको याद रखना है। 10 मई 1857 मेरठ से ही युद्ध का आह्वान हो जाता है 1857 की क्रांति का। यही थे आपके तत्कालिक कारण। तो ये थे 1857 की क्रांति का परिचय और उसका तत्कालिक कारण क्या थे, और हम कारण में जानेंगे कि अवध में युद्ध कैसा हुआ, अवध का, फिर हम बरेली। तो ये छोटे छोटे पाठ हैं कि इसमें कौन कौन ने भाग लिए, कौन कौन से क्रांतिकारी नेताओं ने इनका नेतृत्व किया, ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आपको इतना समझ में था, आपको तत्कालिक कारण याद रखना है, ये सारी चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।